हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम हमारे परक्विजिट्स में सैलरी चैप्टर में ही परक्विजिट्स देख रहे थे और हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन और कंसेशनल अकोमोडेशन अभी तक कवर किया था। अब हम जो कवर करने वाले वो है नेक्स्ट परक्विजिट्स, जो कि है थर्ड। थर्ड जो परक्विजिट हमारे पास आएगा वो है ओब्लिगेशन ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर सॉरी ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या है? कंसेशनल के बाद ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मीट बाय एम्प्लॉयर, इसका मतलब मान के चलो एम्प्लॉय का मकान का जो है बिजली का बिल आ रहा है 10,000 रुपये। मान के चलो एम्प्लॉय का जो बिल था वो ओब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की कि वो बिल एम्प्लॉय को पे करना था, पर लेकिन वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। अब जो बाकी आने वाले जो परक्विजिट्स हैं वो सिर्फ नाम नाम के परक्विजिट्स हैं। मेन जो था वो ये सबसे बड़े ये दो परक्विजिट्स थे। इन दोनों में भी सबसे बड़ा ये पहले वाला परक्विजिट था। अब बिल्कुल सिंपल परक्विजिट्स आने वाले हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर का ओब्लिगेशन था एम्प्लॉय की, मीट कर दी एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉय की ओब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने मीट कर दी। ठीक है, कोई ऐसा पैसा जो एम्प्लॉय को देना था पर वो एम्प्लॉयर ने दे दिया तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कोई सेक्शन नंबर लर्न करना चाहे इसके तो सेक्शन नंबर भी मैं नोट कर देता हूँ यहाँ। अगर किसी को सेक्शन नंबर भी लर्न करने तो कर सकता है। ये कवर था सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 में। ये वाला कवर है 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 2 में। ये हमारा कवर है 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 4 में। अब हमारे पास आता है 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 5। ठीक है, 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 5 हमारे पास आता है। 17(2)(3) यहाँ नहीं आता। 17(2)(3) वो आता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होता है उसके बारे में बताता है वो 17(2)(3। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होता है वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम हमारे परक्विजिट्स के ये वाले पोर्शन कवर करेंगे। ओके, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर on ensuring the life of employee। इसमें मैं लिख देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो एम्प्लॉय को देना था वो अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया तो वो जितना प्रीमियम एम्प्लॉयर ने दिया वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है, बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सनल खर्चा है। लाइफ इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम होता है वो एम्प्लॉय को देना होता है, पर अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो जितना एम्प्लॉयर लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एम्प्लॉय के जितना भी प्रीमियम दे रहा है वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है, अब तो बिल्कुल नाम नाम के नाम नाम के आपके परक्विजिट्स हैं। ये तो बस आपको क्वेश्चन में दिखे, बस उसको ऐड ऐड कर देना। अगर लाइफ इंश्योरेंस क्वेश्चन में दिखे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया एम्प्लॉय का, बस क्वेश्चन में दिखा सिंपल ऐड कर देना। कोई लिमिट थोड़ी ना कि इतने परसेंट तक ही ऐड होगा, इतना नहीं होगा। अब यहाँ पे सिंपल है सारे परक्विजिट्स। अब फिफ्थ, ये कवर है हमारे पास सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज 6 में। सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 17(2)(6 में हमारे पास कवर है। एम्प्लॉय को अगर दे दिया जाए, मैं कह सकता हूँ स्वेट इक्विटी शेयर। अगर एम्प्लॉय को दे दिए जाए स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब ऐसे इक्विटी शेयर जो कि मार्केट वैल्यू से कम पे दिए जाए एम्प्लॉय को, तो जितना डिफरेंस होगा वो परक्विजिट बनेगा। तो जो वैल्यू आएगी परक्विजिट्स की वो आएगी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन डेट ऑफ, वेट सेकंड, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लेंगे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट,
जिस दिन शेयर अलॉट हुए उस दिन की मार्केट वैल्यू माइनस करेंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, जिस दिन हम इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को अलॉट करेंगे उस दिन की मार्केट वैल्यू और इसमें से माइनस कर दें कुछ भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर होता है तो। उसके बाद हमारे पास 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 7, ये है कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है अप टू 1,50,000 रुपीज, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है 1.5 लाख रुपए तक पर एनम, हर साल 1.5 लाख रुपए तक करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी परक्विजिट की। और 1.5 लाख से ज़्यादा करेगा तो 1.5 लाख के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो एम्प्लॉय की सैलरी बनेगी। मैं इसको अप टू नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए बियॉन्ड, इसे हम लिखेंगे बियॉन्ड। 1.5 लाख से ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना एम्प्लॉय की सैलरी बनेगा। और हमारे पास अब लास्ट जो परक्विजिट है वो है 17 सबसेक्शन नंबर 2 क्लोज 8। 17(2)(8) में आएगा एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, कोई और अदर फ्रिंज बेनिफिट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो अभी देखेंगे कौन से इसके अंदर, वो कौन से इसके अंदर कवर होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लो फटाफट, ये हमारे परक्विजिट्स थे, ये हमारे परक्विजिट्स हैं, इसे फटाफट नोट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये था, ये इसी का पार्ट था। ऑब्लिगेशन में कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय का खर्चा था, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, सैलरी में जुड़ जाएगा बस। ठीक है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर LIC का कोई पेमेंट कर दिया एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को करना था और एम्प्लॉय की लाइफ के ऊपर है तो फिर वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ जाएगा। एम्प्लॉय को शेयर दे दिए कंपनी ने सस्ते पे, तो जितने सस्ते दिए वो एम्प्लॉय की सैलरी बन जाएगी। कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड, अगर 1,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में तो 1.5 लाख से ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन किया सुपर एनुएशन फंड में वो एम्प्लॉय की सैलरी बन जाएगी। और अदर फ्रिंज बेनिफिट कुछ भी जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो हम अभी बुक में रीड करेंगे कौन से प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम लिखे हुए हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दे तो सैलरी में जोड़ देना, एक अमाउंट तक अगर खाना खिला दे तो सैलरी में जोड़ देना, बस ये बात लिखी हुई है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपके लिए और परक्विजिट्स के क्वेश्चन देखता हूँ कोई। ये देखिए सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज 3 17(2)(3) में लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? ठीक है, सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज 3 में लिखा हुआ है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अलावा किसी और के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कोई भी जो इनमें से 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है इन द एम्प्लॉयर कंपनी, वेदर फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो चाहे वेदर कंटिन्यूइंग एज डायरेक्टर फॉर होल और पार्ट ऑफ द ईयर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो अगर कंपनी का एक दिन के लिए भी डायरेक्टर बना है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक है, चाहे वो फुल टाइम में हो, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, अगर एक दिन के लिए भी अगर आप प्रीवियस ईयर में कंपनी के डायरेक्टर रहे हो तो फिर आप जो है कंपनी के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाओगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। और कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, और जो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड नहीं है उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। और एक बात दिमाग में बिठा लो, आज के टाइम में सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हैं,
ये सिर्फ कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। जब आप इसका थर्ड पॉइंट इस सी पे आएंगे तो आप खुद ही कह देंगे कि सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है, सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हैं। बेकार की बात है, बस बुक में दी है, रीड कर लो, क्या पता एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ ले। ठीक है, जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। ओके, एम्प्लॉई हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी। कोई भी कंपनी का एम्प्लॉई, उसे जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में और वो बेनिफिशियल है इक्विटी शेयर का, जिसके पास एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर है। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपनी का एम्प्लॉई जिसके पास कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा की इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड की हुई है, उसके पास 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर है, तो फिर वो कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। ठीक है, या तो कंपनी का डायरेक्टर हो, या उसके पास 20% से ज़्यादा कंपनी के शेयर हो, या 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो, तो वो कंपनी का एम्प्लॉई है। ठीक है, थर्ड, एनी अदर एम्प्लॉई। अब ये कंडीशन सभी को स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बना देगी। कोई भी एम्प्लॉय जो ऊपर दो कंडीशन में कवर नहीं होता, जिसकी इनकम अंडर दी हेड सैलरी में चार्जेबल है, सारी मॉनेटरी पेमेंट को मिला के, जितनी भी आपको एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिल रही है, मतलब आपने 6 महीने कहीं और काम किया, 6 महीने कहीं और काम किया, या फिर आपने 2 महीने कहीं और काम किया, 8 महीने कहीं और काम किया, 2 महीने फिर कहीं और काम किया, तो जितने भी एम्प्लॉयर से आपको पूरे साल में, जितने भी एम्प्लॉयर से जहाँ जहाँ आपने काम किया, सभी की सैलरी मिला के, बट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट एंड एमेनिटी गिवन इन काइंड। जो बेनिफिट आपको काइंड में दिया वो मत जोड़ना। मतलब अगर आपको कोई डायरेक्ट फैसिलिटी दे दी, जो परक्विजिट्स होते हैं, उसकी वैल्यू मत जोड़ना। जो भी ऐसी चीज़ जो मॉनेटरी में है, जिसके लिए आपको पैसे मिले हैं, अगर वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए और जितने भी एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं सभी को जोड़ दिया जाए, और उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। फॉर डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ 50,000 द डिडक्शन विच आर अलाउेबल अंडर सेक्शन 16 विल बी डिडक्टेड। सेक्शन 16 में कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, उन डिडक्शंस को भी कंसिडर किया जाएगा। एंड द बैलेंस ओनली विल बी कंसिडर वेदर इट एक्सीड 50,000 और नॉट। Salary for this purpose shall include all taxable monetary payment like basic salary, DA, bonus, commission, taxable allowances, etc., but shall not include the value of any non-monetary benefit or perquisite. ठीक है, taxable monetary benefit perquisite shall also be included in salary for this purpose. Taxable monetary benefit perquisites. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कोई एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉयर या फिर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया है प्रीवियस ईयर में, तो जितने भी एम्प्लॉयर के पास काम किया या फिर एक ही एम्प्लॉयर के पास काम किया, अगर वो 50,000 से ज़्यादा की सैलरी ले रहा है, 50,000 से ज़्यादा की सैलरी ले रहा है, चाहे एक एम्प्लॉयर से ले चाहे एक से ज़्यादा ले, सभी का एग्रीगेट देखेंगे हम। सभी का एग्रीगेट अगर 50,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, और इस सैलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट्स आएंगी, नॉन मॉनेटरी पेमेंट नहीं आएगी। ठीक है, अलाउंसेस आएंगे, DA, HRA, बेसिक, जो भी है सब आएगा, बस परक्विजिट्स को छोड़ देना। ठीक है, और परक्विजिट्स, ऐसे परक्विजिट्स जिनकी वैल्यू रुपीज़ में डायरेक्टली दी है, जैसे कि मैं मान के चलो आपको कोई गिफ्ट मिला एम्प्लॉयर से, आगे कंसेप्ट आएगा कि गिफ्ट अगर 5,000 रुपये तक मिलता है तो एग्जेम्प्ट है, 5,000 से ज़्यादा मिलता है तो टैक्सेबल है। तो ये सीधी सीधी मॉनेटरी लिमिट है। ये एक तरह से कह सकते हो, अगर एम्प्लॉयर ने आपको 5,000 से ज़्यादा दे दिया तो वो टैक्सेबल है। तो एक तरह से कह सकते हो आप, ये रुपीज़ है सीधे, ये मॉनेटरी पेमेंट है, तो इसको परक्विजिट है, दिखने में परक्विजिट है, पर इसे परक्विजिट ट्रीट मत करना। अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रही तो बस इतना समझ लो, अगर आप 50,000 से ज़्यादा की पूरे साल अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, 50,000 से ज़्यादा सैलरी अर्न कर रहे हो एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास, तो वो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हो। बस अभी के लिए इतना याद रख लो, आज के टाइम में सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हैं। ठीक है, ऐसा कौन एम्प्लॉई है जो साल के 50,000 नहीं कमा रहा होगा? आप खुद बताओ। अगर मैं महीने के 5,000 भी कमाऊँ तो भी साल के 60,000 बनते हैं। 5,000 से कम तो कोई नहीं कमा रहा होगा आज के टाइम में, मिनिमम 5,000 महीने के तो हर कोई कमा रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय जो 50,000 से ज़्यादा कमा रहा है, 50,000 से ज़्यादा कमा रहा है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी के 20% से ज़्यादा इक्विटी शेयर है, वोटिंग पावर है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, अगर एक दिन के लिए भी डायरेक्टर था वो प्रीवियस ईयर में कंपनी का, मान लो चलो एक दिन डायरेक्टर था, फिर उसने रिजाइन कर दिया, फिर वो डायरेक्टर नहीं रहा, तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक है, ये जो फैसिलिटीज़ दी हैं
जो ये फैसिलिटीज हम बता रहे हैं नीचे वाली, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी और किसी के हाथ में नहीं होगी। आप मान के चलो सभी के हाथ में टैक्सेबल है, सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आज के टाइम में इसी पॉइंट की वजह से सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कहने की बात है। ऊपर ऊपर से देख लो, बाकी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय लगभग सभी हैं। कार की फैसिलिटी, इसके ऊपर पूरा बड़ा परक्विजिट है, वो देखेंगे हम। कार की फैसिलिटी, स्वीपर की फैसिलिटी, वॉचमैन, गार्डनर या पर्सनल अटेंडेंट की फैसिलिटी दी जाए तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पानी की, बिजली की और कह सकते हो आप गैस की जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर देता है वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। मतलब गैस प्रोवाइड कर दी एम्प्लॉयर ने, बिजली का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, और कह सकते हो अब पानी का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। और आज के टाइम में सारे स्पेसिफाइड हैं, सभी के हाथ में टैक्सेबल है, बस इतना मान के चलो। बस एमसीक्यू में आ सकती है लिमिट कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी हो तो स्पेसिफाइड होगा, 20% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में आ सकते हैं। बाकी रियल लाइफ में आज के टाइम में सभी स्पेसिफाइड होते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी टू द मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड, अगर एम्प्लॉय के किसी घर में स्पाउस को या बच्चों को कोई एजुकेशन फैसिलिटी दी जाए तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर है ना, अगर एम्प्लॉय को पढ़ाएगा, अगर एम्प्लॉय को एजुकेशन फैसिलिटी देता है तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को पढ़ा रहा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ये सोच के पढ़ा रहा है कि कल को ये मेरे बिजनेस को फायदा देगा, ठीक है, तो वो बिजनेस का खर्चा माना जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पढ़ा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हाउस होल्ड में, घर में किसी को पढ़ा रहा है, स्पाउस को, चिल्ड्रन को, किसी और को पढ़ा रहा है, उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो वो उस केस में सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा ये। और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, आने जाने की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। आप इनके नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी, 20% ज़्यादा वोटिंग पावर और कंपनी का डायरेक्टर, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाते हैं, बस, ठीक है। और कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और ये जो परक्विजिट्स दिए हुए हैं नीचे 5 परक्विजिट्स, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होते हैं, किसी और के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, ठीक है। ठीक है, इनके नाम एक बार और सुन लेते हैं हम। कार की फैसिलिटी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है, कार की फैसिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ठीक है, कार की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, गैस की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी दे दी जाए, और आपको दे दी जाए एजुकेशन की फैसिलिटी हाउस होल्ड्स में किसी मेंबर को दे दी जाए तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है। और आपकी कौन सी रह गई हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है। और आपकी कौन सी थी, कार की फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा बड़ा परक्विजिट आएगा एक आगे, काफ़ी बड़ा परक्विजिट आने वाला है इस पे, ठीक है। ये लिखने की वैसे खास जरूरत नहीं है, अगर लिखने होते तो मैं इसके नोट्स बनवा देता आपको, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस इसे दिमाग में रखिएगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, डायरेक्टर, कोई एम्प्लॉय 20% से ज़्यादा कंपनी की वोटिंग पावर रखता है, और या फिर कोई और जो अदर एम्प्लॉयज़, कोई और अदर एम्प्लॉय जो साल के एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया तो एग्रीगेट में 50,000 से ज़्यादा अर्न कर रहा है, बस ये 3 बात दिमाग में रखिए, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ये फैसिलिटी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है। अगेन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लगभग ये सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही मिलेंगे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, द वैल्यू ऑफ सर्टेन परक्विजिट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। टू बिकम अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो मॉनेटरी इनकम है सैलरी की वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब परक्विजिट्स नहीं आएंगे, सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट आएगी। द मॉनेटरी सैलरी डज नॉट एक्सीड 50,000, द एम्प्लॉय शुड बी अ डायरेक्टर होना चाहिए। अगर सैलरी 50,000 से ज़्यादा नहीं कमा रहा तो फिर डायरेक्टर होना चाहिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने के लिए, और अगर वो डायरेक्टर भी नहीं है तो उसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा। यही बात है, घुमा फिर आगे बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेज एक्ट, अगर हम मिनिमम वेज एक्ट को देखें तो जो एनुअल मॉनेटरी पेमेंट एम्प्लॉय की है वो हमेशा 50,000 से ज़्यादा ही रहेगी। हैंस फॉर द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑल द एम्प्लॉय विल बिकम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये देखो खुद बुक ने ही ये बात बोल दी, ये बात तो बुक ने ही बोल दी कि अगर हम मिनिमम वेज एक्ट को देखें, मतलब एक्ट जिसमें लिखी हुई है कि मिनिमम इतना वेज तो आप देंगे ही देंगे एम्प्लॉय को, तो मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग भी हम अगर देखें तो हर एम्प्लॉय 50,000 से ज़्यादा ही कमा रहा है। अगर हम मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग देखें, अगर लो भी खुद कह रहे हैं कि भाई 50,000 तो मिनिमम बनते ही हैं साल के,
इतना तो एम्प्लॉय को दोगे, तो उसके हिसाब से आज के टाइम में सारे स्पेसिफाइड हो गए। वट एवर परक्विजिट्स आर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, द वैल्यू ऑफ सच परक्विजिट शुड बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम फ्रॉम सैलरी। जो भी परक्विजिट दोगे वो उसकी सैलरी इनकम में जुड़ेगा। ये तो सारे बेकार के पॉइंट हैं। ये ऊपर वाला जो इसी को घुमा फिरा के लिख रखा है बस। जो इनकम टैक्स एक्ट है has not been amended keeping in view the minimum wage act, hence the provision in the book are giving keeping the view the specified employee and non-specified employee have no practical utility। ये देखो लिखा हुआ है, बुक ने भी लिखा है कि हम नहीं मानते कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का प्रैक्टिकली कोई यूज है। इस कंसेप्ट का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ बुक में लिखा है, प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है। मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग 50,000 से ज्यादा ही एम्प्लॉय कमा रहा होगा, मिनिमम 50 तो हर एम्प्लॉय कमा रहा होगा, तो हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफाइड में टैक्सेबल होते हैं। वैसे दिमाग में रखना चाहो तो रख सकते हो, पर आज के टाइम में सब स्पेसिफाइड है, सारे स्पेसिफाइड हैं। अच्छा, ये दिमाग में रखना, कुछ ऐसे परक्विजिट जो टैक्स फ्री हैं, इन परक्विजिट्स को कभी टैक्सेबल मत करना। ये परक्विजिट्स हमेशा टैक्स फ्री रहेंगे। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं वो मार्क करा रहा हूं आपको। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग परक्विजिट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। इन परक्विजिट्स की वैल्यू आप सैलरी इनकम में मत जोड़ना। मेडिकल बेनिफिट, ये आता है, ये एग्जाम में आता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करा दे या फिर कोई मेडिकल बेनिफिट दे दे, मान के चलो एम्प्लॉयर ने अपने ही फैक्ट्री में एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ है, उसमें अगर किसी एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह लग जाती है काम के दौरान, तो वहां पे वो ट्रीटमेंट ले सकता है। तो जो वो फैसिलिटी दी है वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अगर मेडिकल फैसिलिटी दी है, ये तो जनरली होता भी है। अगर फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत चोट वगैरह लग जाए, मान के चलो आज कोई एम्प्लॉय है, उसने वो काम कर रहा है मशीन पे और उसके हाथ पे या उंगली पे कोई कट वगैरह लग गया, तो उसको अगर एम्प्लॉयर ने कोई छोटा सा, अगर कोई कह सकते हैं ना मेडिकल एरिया बना रखा है अपनी फैक्ट्री में, अगर वहाँ पे उसे लेके जाएगा और वहाँ पे कोई इसको मेडिसिन वगैरह लगाई गई उसके कट पे, तो जो ये फैसिलिटी दी गई है एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आप लॉजिकली भी सोचें, उस बेचारे को चोट लगी है और तुम्हें यहाँ पे उसकी परक्विजिट बनाने की पड़ी है। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी जो दी है, मेडिकल बेनिफिट, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जेम्प्ट होना चाहिए, इस पे क्यों टैक्स लगाएंगे, ये तो एम्प्लॉयर अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है जो भी कर रहे हैं। ठीक है, और बल्कि बेनिफिट इसमें एम्प्लॉयर का ही है मेडिकल बेनिफिट में। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय के हाथ में चोट लगी, एम्प्लॉय क्या कहेगा, सर मैं घर जा रहा हूँ, चोट लगी। एम्प्लॉयर क्या कहेगा, नहीं भाई, हमने वहाँ हमारी छोटी सी मेडिकल का एक एरिया है, वहाँ पे जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, काम पे लग जाओ। तो एक बात बताओ, एम्प्लॉय को तो इससे परेशानी ही होगी, बेनिफिट किसको है, एम्प्लॉयर को। तो इसलिए कहा गया कि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्स नहीं लगाएंगे अगर मेडिकल बेनिफिट्स दिया गया तो। नेक्स्ट है टी और स्नैक प्रोवाइडेड इन द ऑफिस और फैक्ट्री। अगर आपको चाय और थोड़ा बहुत स्नैक्स दे दिया जाए, ठीक है, तो ऑफिस के दौरान, तो वो एग्जेम्प्ट है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी ऑफिस वगैरह में जाते हो तो वो आपको चाय ऑफर करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय हमेशा हाथ में कप लेके चाय पीते रहते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट है। वो चाय वगैरह की फैसिलिटी या थोड़ा बहुत स्नैक्स की फैसिलिटी दी जाए वो एग्जेम्प्ट है, पर लेकिन मील की फैसिलिटी यहाँ कवर नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सक्लूडिंग मील। अगर कोई इन्हीं में से पॉइंट बनाना चाहे, अपने खुद के नोट्स बनाना चाहे, बना सकता है। मेडिकल टैक्स फ्री परक्विजिट्स लिख सकता है, मेडिकल बेनिफिट, टी और स्नैक्स अगर ऑफिस के दौरान दे दिए जाएं। ठीक है, उसके बाद है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। ये तो हमने पहले भी देखा था कि अगर आपको ऑफशोर साइट, माइनिंग साइट पे, पावर जनरेशन साइट पे अगर आपको कोई भी अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाए तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अगर आपको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको साइट पे दिया जाए, मतलब जहाँ पे काम हो रहा है माइनिंग का, ठीक है, माइनिंग का काम हो रहा है, ऑफशोर का काम हो रहा है, आपका कह सकते हैं कि और कौन से उसमें वर्क कवर किए गए थे, उसमें आपके कवर किए गए थे कि अगर मान लो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर वहाँ पे ऑफशोर साइट पे अगर आपको साइट पे ही रहने की फैसिलिटी दी जाए तो वो एग्जेम्प्ट है। एक्सपेंसेस और टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, अगर एम्प्लॉयर ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया है तो वो एग्जेम्प्ट है। एक बात बताओ मेरे को, मोबाइल फ़ोन दिया एम्प्लॉय को, फ़ायदा किसको है, एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर को? आप जरा ध्यान से सोचिए, फ़ायदा किसको है? कुछ कह रहे होंगे कि फ़ायदा एम्प्लॉय को है, मोबाइल फ़ोन मिल गया चलाएगा। अरे नहीं, सोचो, एम्प्लॉयर ने उसको फ़ोन दिया, अरे मिनट मिनट में फ़ोन करता रहेगा, एम्प्लॉय ये काम कर लो, ये काम कर लिया, ये नहीं किया, 2-2 मिनट में उसको परेशान करता रहेगा फ़ोन कर करके एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने उसको फ़ोन क्यों दिया? अपना काम निकलवाने के लिए, ताकि मेरा काम मिस ना हो,
ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर ने मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी दी एम्प्लॉय को वो एग्जेम्प्ट है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया मिले कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी दी और ये उसकी वैल्यू बनती है, तो उसे एम्प्लॉय की सैलरी में मत जोड़ना, उसे एग्जेम्प्ट कर देना कि नहीं, मोबाइल फ़ोन तो एम्प्लॉयर ने अपने फ़ायदे के लिए दिया होगा, बेचारा एम्प्लॉय की उस पर टैक्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में, वही मेडिकल इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉयर सारे एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है, या फिर इसको बोलते हैं हम स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करा रहा है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ देना, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होता है। मेडिकल इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर करवा रहा है एम्प्लॉय का, सभी एम्प्लॉयज़ का, तो एग्जेम्प्ट है। अगर स्कॉलरशिप दे टू एम्प्लॉय और देयर चिल्ड्रन पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय या उसके बच्चों को स्कॉलरशिप दे तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, नोट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत, मैंने तो आज तक किसी एग्जाम में पॉइंट देखा ही नहीं, ये वाला पॉइंट देखा है मैंने, ये वाला पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर उसके किसी भी चिल्ड्रन को, दो कवर किए हैं सिर्फ, एम्प्लॉय और चिल्ड्रन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या उसके चिल्ड्रन को अगर कोई भी स्कॉलरशिप दे तो वो एग्जेम्प्ट है। द फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा, ये इंपॉर्टेंट है। आपने एक पहले पढ़ा था कन्वेंस अलाउंस और एक आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस होता है ऑफिस का अलाउंस, वो था एग्जेम्प्ट, जितना आपने खर्चा कर दिया उतना था एग्जेम्प्ट, और जितना आपने सेव कर लिया उतना था टैक्सेबल। ये आपने देखा था, डीटीसी हुआ, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस। इनमें इन अलाउंस में क्या था कि जितना आपने बचा लिया वो टैक्सेबल है, जितना खर्च दिया वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर आपको एम्प्लॉयर ने कन्वेंस अलाउंस दिया तो उसमें था जितना बचा लिया उतना आपका हाथ में टैक्सेबल है। और एक था हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में था 3200 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट, अगर आप हैंडी कैप है तो। ठीक है, वो था अलाउंस। अगर अब आपको दे दी जाए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, मतलब आपने कई बार देखा है कि कंपनी की ही गाड़ी या कंपनी की ही बस एम्प्लॉयज़ को सुबह लेने आती है और शाम को छोड़ जाती है, तो वो वही फैसिलिटी है ये, तो वो होती है एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर ने ऐसी कोई फैसिलिटी दी है कि घर से तो आप घर से ऑफिस आने की और ऑफिस से घर जाने की, तो वो एग्जेम्प्ट है, पर शर्त है वो अलाउंस ना हो। अगर वो अलाउंस हुआ तो वो या तो ट्रैवलिंग उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कवर होगा या फिर वो कन्वेंस अलाउंस में कवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता देगा अगर अलाउंस हुआ तो। और अगर अलाउंस नहीं है, अगर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर ने गाड़ी प्रोवाइड की है कि एम्प्लॉय अपने घर से अपने ऑफिस आ सके और ऑफिस से घर जा सके, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है कि हम एम्प्लॉय को, अलाउंस में क्या होता है कि पैसे दे देते हैं, ये ले पैसे और तू देख ले तेरे को कैसे आना जाना है, वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा बेनिफिट दे रहे हैं कि ये हमारी गाड़ी है, सुबह सुबह तुझे लेने आएगी और शाम को तुझे छोड़ जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट है। और वैसे भी देखा जाए यहाँ एम्प्लॉयर का फ़ायदा है, क्यों? क्योंकि गाड़ी लेने आएगी और शाम को छोड़ जाएगी, इसका मतलब है गाड़ी अगर उसे सुबह लेने आएगी तो वो टाइम से ऑफिस आएगा। ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर चाहे तो उसे लेट तक अपने ऑफिस में काम करवाने के लिए रख सकता है। क्यों? एम्प्लॉयर क्या पता क्या कह देगा, मान लो 5 बजे छुट्टी होनी है तो एम्प्लॉयर कह देगा कि नहीं आज 6 बजे जाना, तो एम्प्लॉय ये बहाना नहीं लगा सकता कि सर 5 बजे 6 बजे मेरे को कोई व्हीकल नहीं मिलेगा घर जाने के लिए। एम्प्लॉयर कह देगा भाई हमारी गाड़ी है, छोड़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का बेनिफिट है। तो अगर आप दिमाग से थोड़ा सोचो तो इन सभी परक्विजिट्स में एम्प्लॉयर का फ़ायदा हो रहा है, तभी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं हो रही है। आगे देखो, रिफ्रेशर कोर्स, इफ़ द एम्प्लॉय पेज फीस फॉर एन एम्प्लॉय टेकिंग रिफ्रेशर कोर्स और मैनेजमेंट कोर्स इन ऑर्डर टू इनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज सर्विसेज मोर एफिशिएंटली, सच एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज स्कॉलरशिप। मान के चलो आपने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई कोर्स करवा दिया जिससे उसकी नॉलेज जो है वो एनहांस होगी, या फिर जो उसने पढ़ा हुआ था वो उसको और अच्छे से रिवाइज हो गया, उसे हम बोलते हैं रिफ्रेशर कोर्स। मान के चलो एम्प्लॉय को टैली आती है, टैली का नया अपडेटेड वर्जन आ गया। अब एम्प्लॉयर क्या कहता है एम्प्लॉय को कि नए अपडेटेड वर्जन पे हम काम करेंगे। एम्प्लॉय कहता है कि सर मुझे अपडेटेड वर्जन नहीं आता, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया कि उसे एक स्कूल में भेज दिया, या फिर किसी कह सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेज दिया कि यहाँ पे जाके आप टैली का नया अपडेटेड वर्जन सीख के आए और फिर आओ।
ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कि आपने कोई रिफ्रेशर का कोर्स कराया तो ये एग्जाम्प्ट है। यहाँ भी फायदा एम्प्लॉयर का है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने टैली का कहा कि टैली का नया वर्जन आया है, उस पर काम करना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को फायदा है। ठीक है, आगे देखें। रिफ्रेशर कोर्स को हम स्कॉलरशिप की तरह ही ट्रीट करते हैं, और स्कॉलरशिप एम्प्लॉयज़ को या फिर उसके चिल्ड्रंस को दी जाए तो वो एग्जाम्प्ट होती है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परक्विजिट्स पे टैक्स देता है, ये सेक्शन 10 सी में कवर है, इसके ऊपर तो पूरा कंसेप्ट आना है अभी, ये हम करेंगे। अगर एम्प्लॉयर, आप देख लीजिए अभी के लिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के परक्विजिट्स पे टैक्स देते हैं, हमारे पास दो केस थे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स पेड ऑन सैलरी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर दिया, या फिर टैक्स पेड ऑन परक्विजिट्स, मान के चलो एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय को कि हम तुम्हें ये परक्विजिट्स देंगे। एम्प्लॉय कहता है सर परक्विजिट्स तो आप मुझे दे दोगे, वो तो अच्छी बात है, पर उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, मैं परक्विजिट्स पे टैक्स नहीं भरने वाला। तो एम्प्लॉयर कहेगा, और एम्प्लॉयर को शायद गर्ज होगी, मतलब उसको, वो नहीं चाहता कि ये एम्प्लॉय मेरे से नाराज हो या फिर ये एम्प्लॉय मेरे को छोड़ के जाए। तो एम्प्लॉयर कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बेनिफिट लो, तुम परक्विजिट्स लो, ठीक है, जो तुम्हारा परक्विजिट्स पे टैक्स बनेगा ना वो कंपनी दे देगी। तो ये वाला टैक्स जो है वो 10 10 सी में एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, ये 10 10 सी में एग्जाम्प्ट होता है, और ये सैलरी में ऐड होता है, ऐड इन सैलरी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर दिया, मतलब जो उसकी इनकम निकलेगी उस पर टैक्स पे कर दिया, तो वो सैलरी में ऐड होगा। मैं अभी बताता हूँ आपको, मान के चलो सैलरी बनती थी 12,50,000, सैलरी बनती है 12,50,000, और 12,50,000 पे मान के चलो टैक्स बनता है, आप मान के चलो 2 लाख का, 2 लाख रुपए का टैक्स बनता है इसके ऊपर 12.5 लाख पे। एम्प्लॉयर ने 12.5 लाख के ऊपर जो टैक्स 2 लाख बनता था वो एम्प्लॉयर ने दे दिया एम्प्लॉय के बिहाफ पे, और देना था एम्प्लॉय को। तो मैं ये कह नहीं सकता ये सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 2 क्लोज 4 का पार्ट है। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स में क्या होता है, जिसकी इनकम वही टैक्स देगा, एम्प्लॉय की इनकम एम्प्लॉय टैक्स देगा। एम्प्लॉयर क्यों दे रहा है भाई, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स जमा किया, ये 2 लाख रुपए एम्प्लॉय को देने थे, ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, लेकिन पे कर रहा है हमारा एम्प्लॉयर, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा, ये एक परक्विजिट्स है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, तो ये परक्विजिट है और ये एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स पे कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो 14,50,000 होगी, और फिर इस 14,50,000 पे टैक्स निकालेंगे। अब मान के चलो 14,50,000 पे टैक्स 2.5 लाख रुपए आ गया मान के चलो, तो जो 2 लाख रुपए एम्प्लॉयर जमा कर चुका है उसका तो एम्प्लॉय को क्रेडिट मिल जाएगा कि 2 लाख रुपए पहले आ चुके हैं, तो अब एम्प्लॉय को 50,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट है बेसिकली इसका, और परक्विजिट्स पे जो टैक्स दे रहा है एम्प्लॉयर वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, दो कंसेप्ट हैं। अगर टैक्स सैलरी के ऊपर पे कर रहा है तो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, क्योंकि ये बेनिफिट है, ये परक्विजिट्स है। मैं इसे कह सकता हूँ कि ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉयर की और इसे मीट किया, सॉरी ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, इसे मीट किया एम्प्लॉयर ने, तो ये परक्विजिट्स बन के जुड़ेगा। और अगर परक्विजिट्स के ऊपर टैक्स दे दिया तो वो नहीं जुड़ेगा, वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको साफ साफ बताएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के परक्विजिट्स पे टैक्स दिया तो आप उसे सैलरी में मत जोड़ना, वो एग्जाम्प्ट होता है। अगर क्वेश्चन बता रहा है आपको कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सैलरी इनकम पे टैक्स पे कर दिया, तो वो एम्प्लॉय की जितनी सैलरी बनती है पहले तो वो निकाल लेना, नॉर्मल जितनी बनती है उसमें फिर वो टैक्स जोड़ देना जितना एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, फिर वो टोटल टैक्स जोड़ने के बाद वो सैलरी निकालना, इस पे टैक्स निकालना, जितना भी टैक्स निकलेगा, और जितना फिर एम्प्लॉयर पे कर चुका है पहले ही तुम्हारे बिहाफ पे वो माइनस कर देना, इतना और पे करना एम्प्लॉय को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं परक्विजिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय
पोस्टेड अब्रोड, ये हमने देख चुके पहले भी, ये हम पहले भी देख चुके, सेक्शन 10(7) में कवर है ये। परक्विजिट्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रोड, ये आपने जब हमने अलाउंसेस का पोर्शन हमारा कवर किया था तब आपको याद है हमने आपको क्या कहा था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का सिटीज़न है और इंडिया के बाहर अब्रोड में काम कर रहा है और उसकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे पे कर रही है, तो जितने भी उसे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ऐसा कोई एम्प्लॉई, दोबारा सुनिए, ऐसा कोई एम्प्लॉई इंडिया का सिटीज़न इंडिया के बाहर काम कर रहा है पर उसे जो पैसे हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट दे रही है। जनरली हम देखते हैं ऐसे एम्प्लॉय इंडिया के बाहर जो फॉरेन में इंडिया की एम्बेसीज होती है ना वहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो उसे पैसे दे रही है इंडिया की गवर्नमेंट, तो जो उसे बेसिक सैलरी वगैरह मिलेंगी वो तो टैक्सेबल होगी। ठीक है, वो तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी सेक्शन नंबर 9 की वजह से। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज 3, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज 3 की वजह से। आप सेक्शन को इग्नोर कर दीजिए जिसने पहले पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ उसके लिए रेफरेंस दे रहा हूँ ये। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर काम कर रहा है, उसे पैसे जो है एम्प्लॉय जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो पे कर रही है, तो जो उसे बेसिक सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस जो मिल रहे हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे और परक्विजिट्स जो मिल रहे हैं वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है, 3 चीज़ मिल रही है उसे, इंडिया के बाहर काम कर रहे बेसिक, अलाउंसेस और परक्विजिट्स। बेसिक टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस और परक्विजिट्स ये दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये एग्जाम्प्ट है, सिर्फ एक ही चीज़ टैक्सेबल होगी। कोई भी परक्विजिट्स अगर आप अलाउ करते हैं आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एंड्यूरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड ऑल्सो टू दोज हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, मेरी वाली कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वही है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, पैसे उसे इंडिया की गवर्नमेंट दे रही है, तो जो भी उसे अलाउंसेस और परक्विजिट्स, अलाउंसेस परक्विजिट्स, अलाउंसेस और परक्विजिट, अलाउंसेस परक्विजिट, अलाउंसेस परक्विजिट दोनों एग्जाम्प्ट होंगे उसके हाथ में अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस को आप जो भी अलाउंसेस देते हैं वो एग्जाम्प्ट है। हमने पहले भी देखा था, याद है, पर डे अलाउंस होता था, उसके ऊपर हमने पढ़ा था अलाउंसेस यूएनओ के एम्प्लॉइज को दिया जाए, अलाउंसेस हम देते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और एक हमने देखा था फॉरेन अलाउंस। याद है वो 4 अलाउंस हमने अलग से देखे थे, मैं भी दिखाता हूँ आपको वापस। ये देखिए हमने देखे थे फुल एग्जाम्प्टेड अलाउंस में फॉरेन अलाउंस, ओके, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंस मिले एग्जाम्प्ट है, यूएनओ के एम्प्लॉइज को जो भी अलाउंस मिले एग्जाम्प्ट है, और पर डेम अलाउंस आपने देखा था, पर डेम का मतलब एम्प्लॉइज को अगर हमने होटल में रहने के लिए उसे कुछ अलाउंस दिया तो जितना भी उसने अलाउंस में से पैसा बचा लिया वो एग्जाम्प्ट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आता, छोड़ दो, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। ठीक है, तो जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम जो भी अलाउंस देते हैं वो तो एग्जाम्प्ट होते ही हैं, प्लस हम अगर उसे रेंट फ्री हाउस और कन्वेंस फैसिलिटी दें हाई कोर्ट के जजेस को तो वो एग्जाम्प्ट होती है। सिर्फ 2 फैसिलिटी बोली है, एक तो हमने दिया रेंट फ्री हाउस और एक दिया है कन्वेंस फैसिलिटी। आपने देखा होगा हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी पर्सनल गाड़ी में आते हैं जिसका एक ड्राइवर होता है और वो गाड़ी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की होती है उन्हें। आपने मूवीज में देखा, पहले मूवीज में होता था कि वो एक वो सफ़ेद कलर की वो कार होती थी, वो अजीब सी वो दिखने में, देखिए आपने, वो इसके ऊपर वो बत्ती लगी होती थी बीच में और वो अजीब सी दिखने में होती थी वो वाली कार, और उसमें होते थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह अदालत में आते थे। तो वो थी कन्वेंस फैसिलिटी जो सरकार ने उन्हें गाड़ी दी हुई थी आने जाने के लिए। तो कन्वेंस फैसिलिटी अगर दी जाए हाई कोर्ट के जजेस को और रेंट फ्री हाउस दिया जाए, मान के चलो अगर 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 गवर्नमेंट ने नॉर्मल बंदे को अगर मकान रहने के लिए दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन दी, तो उसके हाथ में टैक्सेबल होते थे लाइसेंस फीस, जो गवर्नमेंट बताएगी कि इतना टैक्सेबल कर दो इसके हाथ में। हमने क्वेश्चन भी देखा था इस पे। लेकिन अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये दोनों केस एक ही हैं, ये दोनों केस एक ही हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट के जज है, यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रेंट फ्री यहाँ पे और कन्वेंस फैसिलिटी यहाँ पे। अगर रेंट फ्री फैसिलिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जाए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। RFA
RFA अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कन्वेंस फैसिलिटी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप जो है वीडियो बोरिंग लग रही होगी, लेकिन अगर वीडियो छोड़ के आप चले गए तो ये सोच लिए आपका ही नुकसान है। बार बार अगर आप इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, जब तक आप बार बार उसे रिपीट नहीं करेंगे अपने माइंड में, आपको लर्न नहीं हो सकता, वो कंसेप्ट आप भूल जाएंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही लर्निंग करता हूँ। बार बार अगर मैं उस चीज़ को एक ही बार रिपीट करूँगा 5-6 बार तो वो याद हो जाएगी। ठीक है। अगर रेंट फ्री हाउस या कन्वेंस फैसिलिटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट है। प्लस इनको अगर कोई अलाउंसेस भी दिया जाए वो भी एग्जेम्प्ट है। The value of rent-free unfurnished residence provided to minister, specified officer, parliament के या फिर leader of opposition in parliament not so important कभी नहीं आता और कुछ लेना देना भी नहीं है। मिनिस्टर्स वगैरह को कोई अगर रेंट फ्री हाउस दिया वो एग्जाम्प्ट है, कभी नहीं आएगा। ये एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के परक्विजिट पे टैक्स पे कर दे, क्वेश्चन में बहुत मिलेगा। एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, गवर्नमेंट पे करती है अगर परक्विजिट्स का पैसा, परक्विजिट्स अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आउटसाइड इंडिया कोई बंदा काम कर रहा है तो। लैपटॉप इंपॉर्टेंट, लगभग क्वेश्चन में दिख ही जाता है ये पॉइंट। लैपटॉप एंड कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लैपटॉप दे दिया कि ये ले लैपटॉप, तेरे घर ले जा और तेरे को जो चलाना है वो चला ले, चाहे तेरे बच्चे चलाएं, चाहे तेरी बीवी चलाए, चाहे तू चलाए, कोई चलाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर लैपटॉप या कंप्यूटर, पहले हमने देखा था मोबाइल हेलो सो तो नहीं गए सभी, हेलो। अगर मोबाइल फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो एग्जाम्प्ट थी। लैपटॉप कंप्यूटर दे दिया, एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे भी एम्प्लॉयर का फायदा है, सोचो कैसे। अगर लैपटॉप दिया है, फोन क्यों दिया था भाई, हेलो भाई, वो लैपटॉप दे रखा है, उसमें MS एक्सेल खोल और MS वर्ड खोल और ये फाइल बना दे फटाफट। फायदा किसका है, एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर ने लैपटॉप क्यों दिया है, ताकि उसका काम निकल सके। तो लैपटॉप और कंप्यूटर, और ये इसलिए बात पता है क्यों लिखी है, चाहे एम्प्लॉय यूज़ करे, चाहे उसके घर वाले यूज़ करे, चाहे बच्चे यूज़ करे, मेंबर यूज़ करे, हाउस होल्ड कोई भी, ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि लोगों को भी पता है, अरे भाई वो लैपटॉप घर लेके जा रहा है तो बच्चे चलाए बिना मानेंगे क्या, उसकी बीवी वगैरह चलाए बिना मानेंगे क्या, सभी चलाएंगे उसे। तो ये बात लिखने की जरूरत भी नहीं थी, और कभी ना कभी इसके ऊपर कोई सवाल उठा होगा, तभी ये बात शायद लिखी है लॉ में। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन इफ द अमाउंट ऑफ लोन इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, तो अगर वो लोन बिना किसी इंटरेस्ट रेट के दिया है तो जितना इंटरेस्ट एम्प्लॉय ने बचा लिया वो एम्प्लॉय की सैलरी मानी जाएगी। मान के चलो एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए का लोन अपने एम्प्लॉयर से लिया। अगर एम्प्लॉय 1 लाख रुपए का लोन अपने एम्प्लॉयर से ना लेके बैंक से लोन लेने जाता तो उस पर मान के चलो 8% का रेट है, तो 8,000 रुपये का ब्याज वो एम्प्लॉय देता। तो अब एम्प्लॉयर को उसने मान के चलो कोई ब्याज नहीं दिया, 1 लाख रुपए था वो वापस कर दिया बस यूज़ करने के बाद एम्प्लॉयर को। तो जो एम्प्लॉय ने 8,000 रुपये का जो इंटरेस्ट सेव किया वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है। पर लेकिन अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपये तक है, अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपये तक है तो इंटरेस्ट अगर एम्प्लॉयर ने चार्ज नहीं भी किया तो भी चलेगा। ठीक है। पर लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा है तो पूरी वैल्यू पे जितना इंटरेस्ट सेव किया, पूरी वैल्यू का इंटरेस्ट जो है वो सैलरी में जुड़ेगा। ऐसा मत कर देना, मान के चलो 30,000 रुपये का लोन है, ऐसा मत कर देना कि 20,000 रुपये तक तो एग्जाम्प्ट है और 10,000 रुपये जितना इंटरेस्ट बचा लिया वो सैलरी में जोड़ दें, ऐसा नहीं। 20,000 तक है तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा। जैसे ही 20,000 1 रुपया हो गया, 20,000 से ऊपर हो गया, तो पूरी वैल्यू पे जितना इंटरेस्ट सेव कर लिया वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी में। ठीक है। और एक एडिशनल पॉइंट इसमें अगर मैं जोड़ना चाहूँ, अगर मैं आपको बताऊं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है किसी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने नोटिफाई, जैसे एड्स, TB और ये जितनी भी खतरनाक बीमारियाँ, कैंसर, जितनी भी हैं, ठीक है, अगर इनके लिए दिया है तो फिर वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा, फिर उस पर कोई परक्विजिट नहीं बनेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय की जान जा रही है और तुम्हें यहाँ पे परक्विजिट बनाने की बनी है। वो तो एम्प्लॉयर अच्छा है जो एम्प्लॉयर ने उसे कुछ पैसे दे दिए उसकी बीमारी में,
ठीक है। तो अगर मान लिया एम्प्लॉय बीमार है, स्पेसिफाइड डिसीज है, कोई खतरनाक बीमारी है, उसके लिए अगर लोन दे दिया, उसके लिए अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया कि ये ले भाई तू पहले इलाज करवा अपना, तो उस केस में उसको अगर जो भी इंटरेस्ट फ्री दिया, उस वो जो वो इंटरेस्ट फ्री दिया, उसका इंटरेस्ट जो उसने बचा लिया वो वैल्यू में नहीं जुड़ेगा, सैलरी में नहीं जुड़ेगा। ठीक है। और इन एनी अदर केस, नॉर्मल केस में बीमारी के अलावा 20,000 रुपए तक लोन दिया है तो उसके ऊपर जितना उसने ब्याज बचा लिया वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब गवर्नमेंट कह रही है चल 20,000 रुपए तक हम अलाउ कर रहे हैं, 20,000 रुपए तक एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय को फ्री में लोन दे सकता है। 20,000 से ज्यादा लोन दिया तो उसके ऊपर एम्प्लॉय ने जितना ब्याज बचाया वो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है। और 20,000 के ऊपर जितना 20,000 से ज्यादा लिया तो पूरी वैल्यू पे जितना ब्याज बचाया लेंगे हम। ऐसा नहीं है कि 20,000 तक एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट कुछ भी नहीं है। 20,000 से ज्यादा 1 रुपया भी हो गया तो फिर उस पर पूरे लोन पे जितना उसने पैसा बचाया, जितना ब्याज बचाया, पूरी सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, क्वेश्चन सब आने वाले हैं आगे। अभी के लिए सिर्फ आप रीड कर लीजिए इसे और मार्क कर दिमाग में बिठा लीजिए 20,000। 20,000 रुपये तक लोन है, 20,000 रुपये तक इंटरेस्ट फ्री लोन है, 20,000 रुपये तक इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो उस केस में कोई प्रिक्विजिट नहीं बनेगा। 20,000 से ज़्यादा का लोन है तो जितना पूरे लोन पे जितना ब्याज बचा लिया, मान के चलो 30,000 का लोन था, 30,000 का लोन है और उसके ऊपर मान के चलो 2% का ब्याज है, 2% का इंटरेस्ट बचा लिया उसने, तो हम बोल के चलते हैं 600 रुपये उसकी सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है। और इसमें से अगर कुछ भी अमाउंट रिकवरी होती है एम्प्लॉय से तो वो माइनस हो जाएगी। मान के चलो बैंक का रेट 8% है, बैंक का रेट जो है वो 8% है, पर हम हमारे एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि चल बैंक का रेट 8 है तो चल 6 ही दे दे, तो एम्प्लॉय ने कितना परसेंट रेट बचा लिया? 2%। 8% जो है बैंक चार्ज करता है, हम तुझे 6% पे ही लोन दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय ने 2% बचा लिया, तो पूरे लोन पे 2% के हिसाब से एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू एन एम्प्लॉय ऑफ अ मूवेबल एसेट अदर देन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड कार बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर यूजिंग इट। चलो ये हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। इतना आप अभी रिवाइज कीजिएगा, बाकी का जो टैक्स फ्री परक्विजिट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम हमारा टैक्स फ्री परक्विजिट्स में सिर्फ ये 3 परक्विजिट्स रहते हैं, और बल्कि जो ये लीव ट्रैवल कंसेशन है इसके ऊपर तो पूरा एक कंसेप्ट है। ठीक है। और चलो ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो।